प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी। तो लेखिका पूर्वोत्तर भारत की यात्रा पर थी और वह पल पल बदलते हुए हिमालय के सौंदर्य को देख रही थी। तो उस सौंदर्य को देखते हुए अचानक से परिदृश्य के सामने से सब कुछ छूमंतर हो गया, गायब हो गया, जैसे किसी ने मानो जादू की छड़ी घुमा दी हो। और वह इसलिए हुआ कि उस दृश्य पर बादल की एक मोटी चादर छा गई थी, सब कुछ बादलमय हो गया था। अब चित्र लिखित सी लेखिका माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों से देखती जा रही थी। एकदम चित्र सी बनी हुई इस सब कुछ पर जो बादल छा गया था, इस प्रकृति के अनूठे खेल को वह अपनी आंखों से देख रही थी। और प्रकृति उन्हें मानो सयानी बनाने में, एकदम समझदार बनाने में जुटी हुई थी और जीवन के रहस्यों का रहस्य है उनसे परिचित कराने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे जो धुंध की चादर थोड़ी छट गई और वहां पर पहाड़ नहीं थे, बल्कि दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। यानी दो पहाड़ थे जिनकी छायाएं पड़ रही थी। थोड़ी देर के बाद ही वे छाया पहाड़ अपने एकदम श्रेष्ठतम रूप में लेखिका के सामने थे। अब जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। उन्होंने गर्दन घुमाई तो सब ओर जैसे इतनी सुंदरता थी कि मानो जन्नत बिखरी पड़ी हुई थी, मानो स्वर्ग की सुंदरता चारों ओर बिखरी पड़ी हुई थी। नजर जहां तक जा रही थी वहां तक खूबसूरती ही खूबसूरती दिख रही थी और अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते हुए पर्वत दिख रहे थे और झरने, फूलों, घाटियों और जो वादियों के ऐसे नज़ारे दिख रहे थे जो दुर्लभ हैं, जो आसानी से नहीं दिखते। ऐसे खूबसूरत दृश्य लेखिका की आंखों के सामने थे। वहीं कहीं पर लिखा हुआ था कि थिंक ग्रीन। अब जगह जगह संदेश लिखे हुए थे तो उन्हें दिखाई दिया कि थिंक ग्रीन लिखा हुआ था। अब आश्चर्य यह था कि पल पल में ब्रह्मांड में बहुत कुछ घटित हो रहा था। एकदम क्षण क्षण भर में बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा था। कभी उन्हें सतत प्रवाहमान झरने यानी निरंतर बहते हुए झरने दिख रहे थे, तो नीचे वेग से बहती हुई तिस्ता नदी थी और सामने धुंध उठ रही थी, कोहरा छाया हुआ था और ऊपर आकाश में एकदम घूमते हुए बादल दिख रहे थे। मध्यम मध्यम हवा में यानी धीमी धीमी हवा में हिलोरे लेते हुए प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, ये फूल हैं ये, तो प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल दिख रहे थे और सब अपनी अपनी लय में और अपनी तान और प्रवाह में बह रहे थे। सब अपनी अपनी गति में थे और चैरवेती यानी चलते रहो का संदेश दे रहे थे। और समय के इसी सतत प्रवाह यानी निरंतर आगे बढ़ते की गति में तिनके सा हमारा बहता हुआ वजूद यानी हमारा अस्तित्व जो है वह समय के इस प्रवाह में तिनके के समान है। अब इस बात का एहसास लेखिका को हो रहा था। पहली बार उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है, यानी गति से चलता हुआ सौंदर्य ही जीवन का वास्तविक आनंद है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस तरह से एकात्म हो रहा था कि उनके भीतर बाहर की सब रेखा मिट गई। यानी भीतर, हृदय और बाहर यह सब एक हो गया और आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी और उन्हें लगने लगा कि वह मानो ईश्वर के निकट हों एकदम। और अपने आप ही सुबह सीखी हुई प्रार्थना उनके होठों पर थी। वह गुनगुनाने लगी कि साना साना हाथ जोड़ी। और इस असीम सौंदर्य को वह देख रही थी, तभी मानो यह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। अतीन्द्रिय इंद्रियों से परे यह जो सौंदर्य से भरा संसार था वह टुकड़े टुकड़े हो गया और वह महाभाव सूखी टहनी सा एकदम चटक करके टूट गया। अब हुआ यह कि लेखिका मंत्रमुग्ध सी तंद्रिल अवस्था में उसी सौंदर्य को देखती हुई थोड़ी दूर तक आगे निकल आई थी कि तब तक मानो अचानक उनके पांव पर ब्रेक लग गई और ऐसा लगने लगा जैसे किसी समाधिस्थ भाव से एकदम मगन होकर नृत्य करती हुई किसी नृत्यांगना के नूपुर अचानक से टूट गए हों, उसके घुंघरू अचानक से टूट गए हों और उसके नृत्य में बाधा पड़ गई हो। ऐसे ही लेखिका के साथ
उस सौंदर्य में जो डूबी हुई थी, उस दृश्य में बाधा पड़ गई, यानी उस भाव में बाधा पड़ गई। उन्होंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष, इस अद्वितीय सौंदर्य से अलग कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी हुई पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे की तरह से उनकी कोमल काया थी, उनका शरीर एकदम गुथे हुए आटे की तरह से कोमल था। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे, और जो कई स्त्रियों की पीठ पर डोको बंधी हुई थी, यानी बड़ी टोकरी बंधी हुई थी, और उस टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। और वह सुंदर औरतें कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। तो वह जो स्त्रियों का जो इस तरह से परिश्रम करते उन्होंने देखा, तो मानो वह दृश्य उनके मन को दुख पहुंचा गया। उन स्त्रियों की जो दशा थी उसको देखकर उन्हें दुख हो रहा था। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों और वादियों और झरनों के बीच उन्हें भूख, मौत, दैन्य मतलब गरीबी, और जिंदा रहने की यह जंग दिखाई दी कि इतने सौंदर्य के बीच में भी भूख, मौत और गरीबी और जिंदा रहने के लिए जो संघर्ष है वह उन्हें दिखाई दिया। इसके साथ साथ मातृत्व और श्रम साधना, कि एक माँ होने का कर्तव्य निभाना और साथ ही साथ श्रम करना, यह दोनों उन्हें साथ साथ दिख रहा था। वहीं पर खड़े BRO यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से लेखिका ने पूछा कि यह क्या हो रहा है। तो उस कर्मचारी ने उन्हें चुहलबाजी के अंदाज से, यानी मजाक करने के अंदाज से बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी स्त्रियां चौड़ा बना रही हैं। अकस्मात अचानक से लेखिका के मुंह से निकल पड़ा कि यह काम तो बहुत खतरनाक होगा। अब यह सुनते ही वह संजीदा हो गया, संजीदा यानी गंभीर हो गया, और कहने लगा कि पिछले ही महीने एक व्यक्ति की जान चली गई थी इस सड़क को बनाने में। बड़ा दुस्साध्य कार्य है, यानी बहुत कठिन कार्य है पहाड़ों के बीच में रास्ता बनाना। तो पहाड़ के बीच में रास्ता किस प्रकार बनता है यह बताते हुए वह कर्मचारी कहने लगा कि पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में, लोहे की जाली में उन्हें लंबे पट्टी की तरह से बिठाकर कटे हुए रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। और जरा सी भी यदि इस काम में चूक हो जाए तो सीधे पाताल प्रवेश, यानी सीधे गहरी घाटियों में गिरने और मृत्यु का डर रहता है। तो तभी लेखिका को यह सब सुनकर के ध्यान आया कि इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा हुआ था, जिस बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स, कि जिसका अर्थ है कि आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को भी झुठलाया है, मौत को भी टक्कर दी है। अब अचानक लेखिका का मानसिक चैनल बदला, यानी वह दूसरा कुछ दृश्य सोचने लगी और मन उनका पीछे घूमा। इसी प्रकार उन्होंने एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। अब उन आदिवासी युवतियों को कभी पीठ पर अपने बच्चे को कपड़े से बांधकर घूमते हुए उन्होंने देखा था, तो वह दृश्य अब लेखिका को याद आने लगा। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे यानी जो गांठ पड़ गई थी उन पहाड़ी स्त्रियों की के हाथों में, वह दोनों ही एक ही कहानी कह रहे थे, एक ही बात बता रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी, जो आम जनता है उसकी कहानी हर जगह एक जैसी है, और सारी मलाई एक तरफ है, यानी सारे सुख एक तरफ है अमीर वर्ग के लिए, और सारे आंसू, अभाव और जो यातना है, कष्ट है और जो धोखा हो रहा है उनके साथ, वह सब गरीब वर्ग की तरफ एक तरफ है। तभी लेखिका की जो सहयात्री उनके साथ यात्रा कर रही थी, जिनका नाम मणि था, और जितेन, उन्हें खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। और लेखिका को गमगीन देखकर, दुखी देखकर जितेन कहने लगा कि मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है और इस आम जनता को तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं
पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, क्योंकि इस सुंदरता को देखने के लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। तो ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन है। ये आम जनता जीवन के प्रति संतुलन है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, यानी बहुत कम खर्च में बहुत कुछ देना, बहुत ज़्यादा देना, ऐसे देने वाली जनता है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, कि इन्हें कितना कम मेहनताना मिलता है, लेकिन यह समाज के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करती हैं। अब लेखिका मन ही मन यह सब सोच रही थी। सब जीप की ओर मुड़ने लगे। तभी लेखिका ने देखा कि जो श्रम सुंदरियां थीं, जो काम कर रही हुई सुंदर पहाड़ी युवतियां, वह किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थीं कि उनकी हंसी से वहां पर जीवन लहरा उठा, और वह जो सारा वातावरण था, मानो जो खंडहर के समान था, वह ताजमहल के समान एकदम सौंदर्य से भर गया। हम लगातार ऊंचाइयों पर बढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे। हेयर पिन बेंट लेंगे यानी हेयर पिन की तरह से एकदम रास्ता घूमेंगे, रास्ता घुमावदार होगा और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव था, यानी एक ठहरने वाले स्थान पर उन्होंने देखा कि 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। अब मड़ी बोल बैठी कि क्या स्कूल बस नहीं है यहाँ पर? तो मड़ी के पूछने पर जितेन हंस पड़ा और वह कहने लगा कि मैडम, यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ पर कोई भी आपको चिकना बरवीला मतलब बढ़े हुए पेट वाला, बढ़ी हुई तोंद वाला कोई व्यक्ति आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। नीचे जो पहाड़ की घाटी जो तराई है, वहाँ पर केवल इले देकर एक ही स्कूल है और दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। और वह बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इसके पढ़ाई के साथ साथ अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को, पालतू पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर भी ढोते हैं। जितेन कहने लगा कि खुद उसने भी भारी भरकम लकड़ियों के गट्ठर ढोए हैं। अब खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार ऐसा लग रहा था कि जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप करके एक जीप के बराबर चौड़ा बनाया गया था। तो रास्ते अत्यंत सकरे हो रहे थे कि जरा सा भी यदि संतुलन बिगड़ जाए, इंच भर भी जीप अगर इधर उधर खिसक जाए तो सीधे घाटियों में प्रवेश कर जाएं। और इन रास्तों पर जगह जगह लिखी हुई चेतावनियां थी, जो चेतावनियां खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा हुआ था कि धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसी चेतावनी लिखी हुई थी। थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर एक और चेतावनी लिखी हुई दिखाई दी कि वी केयर मैन इंटर अराउंड। पर हमें चारों तरफ नरभक्षी जानवर नहीं दिखे, बल्कि दूध देने वाले याक दिखे। जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जानवर याक दिखाई दिए। पहाड़ों पर गिरती हुई बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने के लिए जो घने घने बाल होते हैं उनके, वैसे बालों वाले याक दिखाई दिए। सूरज ढल रहा था। उन्होंने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। उनके सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। आसमान पर धुंध छा रही थी और बादलों से आसमान घिरा हुआ था। शाम हो रही थी। अब जीप चाय के बागानों से गुजर रही थी। एक दृश्य ने लेखिका को अपनी ओर खींच लिया कि नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कुछ युवतियां बोकू पहने हुई थी, यानी सिक्किमी एक परिधान, एक सिक्किमी वस्त्र जिसको बोकू कहते हैं, वह बोकू पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता हुआ उनका यौवन, यानी वो अत्यंत युवा थी और परिश्रम करने से चमकता हुआ उनका चेहरा गुलाबी चेहरा था। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहना हुआ था। अब एकदम घनी हरियाली के बीच एकदम चटक लाल रंग और ढलते डूबते हुए सूरज की जो स्वर्णिम आभा थी, जो पवित्र चमक थी,
उस दृश्य में इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि यानी हरा डूबते हुए सूरज की स्वर्णिम आभा और चटक लाल रंग का बोकू, वह इस तरह से लग रहा था जैसे इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा है। लेखिका मंत्रमुग्ध होकर के एकदम चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य उनके लिए असहनीय था। युमथांग पहुंचने के लिए एक रात उन्हें लायुंग में पड़ाव लेना था। लायुंग नामक स्थान पर ठहरना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती हुई एक छोटी सी शांत बस्ती थी लायुंग। हम लेखिका लायुंग में ठहरी थी, तिस्ता नदी के किनारे बसे एक लकड़ी के छोटे से घर में, और हाथ मुंह धोकर वह तुरंत तिस्ता नदी के किनारे बिखरे हुए पत्थरों पर बैठ गई। सामने ऊपर से बहता, तेज गति से बहता हुआ झरना था, जो झरना कल कल कर बहती हुई तिस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम धीरे धीरे हवा चल रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था, और परिंदे यानी पक्षी और वहां के लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी और घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी, यानी वातावरण एकदम शांति से भरा हुआ था। और अनायास ही उनकी आंखें भर आई और ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा, मानो उनके अंदर ज्ञान फूटने लगा। वही शांति और सुकून है जहां पर अखंडित संपूर्णता है, यानी प्रकृति जहां पर अपने अखंडित रूप में है। प्रकृति और संसार सब अखंडित रूप में है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, अपनी ताल और गति में हैं। अब यह सब सोच रही थी लेखिका। इसके साथ साथ उन्हें यह भी दिखाई दे रहा था कि हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति के साथ खिलवाड़ करके जो अपराध किया है वह अक्षम्य है। उस अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। अब हिमालय लेखिका के लिए एक कविता नहीं था, बल्कि वह उनके लिए दर्शन बन गया था। तो यह था पाठ का अंश। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इस यात्रा वृत्तांत को अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।